हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में एनवायरनमेंट स्टडीज़ के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने पेपर की कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। तो खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, मतलब किस चीज़ के परिवर्तन की क्रिया है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है खमीरीकरण, या नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कि खमीर यानी ईस्ट को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है, या ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा कि शर्करा को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है, या ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिया जा रहा है कि खमीर ईस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है। तो देखिएगा यहाँ पे कि खमीरीकरण जो है, तो खमीरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्वच्छंद खेल होता है जहाँ बच्चे, तो स्वच्छंद खेल होता है जहाँ बच्चे कैसे होते हैं, यानी बच्चों की क्रियाकलाप क्या होती है। तो देखिएगा कि स्वच्छंद खेल जहाँ होता है बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर स्वच्छंद खेल होता है। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि खेल के नियमों का पालन करते हैं स्वच्छंद खेल में बच्चे। या थर्ड वाला ऑप्शन है कि वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है कि विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि स्वच्छंद खेल होता है जहाँ बच्चे, तो देखिए स्वच्छंद खेल होता है जहाँ बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। तो बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है, सूर्य का प्रकाश की अनुपस्थिति में, या वायु की अनुपस्थिति में, या नमी की अनुपस्थिति में, या मध्यम ताप की अनुपस्थिति में। तो देखिए कि बीजों का अंकुरण जो है, तो ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पाश्चुरीकृत दूध को लगभग डाट डाट तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो पाश्चुरीकृत दूध को जो है किस डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, या कितनी देर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद जो है तो अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि 15 मिनट के लिए, यानी कि पाश्चुरीकृत दूध को 15 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा करके भंडारण किया जाता है, यानी कि 100 डिग्री पर जो है गर्म किया जाता है पाश्चुरीकृत दूध को। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 3 मिनट के लिए और 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि 5 मिनट के लिए और 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो देखिए पाश्चुरीकृत दूध, तो पाश्चुरीकृत दूध जो है तो इसे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पेड़ को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर आप कद्दू के पेड़ को तो किसमें वर्गीकृत कर सकते हैं, आरोही लता में, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा झाड़ी में, या विसर्पी लता में, या साग में। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
विसर्पी लता में। देखिए भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को तो आप विसर्पी लता में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया को प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है जो सुन नहीं सकते, यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो वही बच्चे उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ते हैं, या फिर बोल नहीं सकते या छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। तो देखिएगा यहाँ पे कि उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो देख नहीं सकते हैं, यानी जो देखेंगे नहीं वही तो टच मेथड के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। तो जो देख नहीं सकते हैं उंगलियों से छूकर एवं महसूस करने की क्रिया उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होता है, यानी कि बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, तब वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। या नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कि बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। या ऑप्शन नंबर 3 है कि घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है। या ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो यहाँ देखिएगा कि जब वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है, वाष्पन के कारण तो शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली क्या है? स्वांग है, मटकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे कि बुंदेलखंड क्षेत्र की जो फुर्तीली नृत्य शैली है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि स्वांग है, मटकी है, भगोरिया है या फिर लावनी है। तो देखिए यहाँ पे कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है तो उसका नाम है स्वांग। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान आपको करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। उसके बाद सेकंड है कि मृत एवं सूखी पत्तियाँ उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। उसके बाद सी है कि पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। तथा ऑप्शन नंबर डी है कि पौधे एवं बीज प्रदान करते हैं और जिनमें से जो है कुछ खाए जा सकते हैं। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? पौधों के संदर्भ में। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प है ए तथा बी सही है, बी है कि बी सी सही है या सी डी सही है, या ऑप्शन नंबर डी है कि ए और आपका डी सही है। तो देखिए पौधे के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिएगा कि पौधे के संदर्भ में जो सही विकल्प है तो वो आपका है, देखिए कि पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे जो होते हैं तो वो पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं एवं पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं और जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सही हो जाएगा सी और डी। ठीक है, तो सी और डी ये है ऑप्शन नंबर 3 में। सो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है। अब सबसे उपयुक्त कथन क्या है? पौधों के भागों तथा उनके कार्यों यानी उनकी भूमिकाओं को जो है नीचे बताया गया है। अब सबसे उपयुक्त कथन का चयन करना है। किसके बारे में? तो पौधों के भागों तथा उनकी भूमिकाओं के बारे में। तो पहला है कि जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, या सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए कि फल परागण में सहायता करते हैं, या ऑप्शन नंबर 3 है कि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, या देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ दिया जा रहा है कि पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि पौधों के भागों तथा उनके कार्यों या उनकी भूमिकाओं को नीचे बताया जा रहा है। अब पौधों तथा उनके कार्यों या उनकी भूमिकाओं के संबंध में जो सबसे उपयुक्त कथन आपका होगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों का युगल मतलब कि जोड़ा आपको चुनना का है कि कौन से जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे आपको यही चयन करना है। तो पहला है मिजोरम और लक्षद्वीप। उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन है झारखंड और छत्तीसगढ़, या ऑप्शन नंबर 3 है कि लद्दाख और पुदुचेरी, या ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पे कि जम्मू और कश्मीर और नागालैंड। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनना है। युगल मतलब जोड़ा चुनना है। तो देखिए कि भारत के संघ शासित प्रदेशों का जोड़ा है लद्दाख और पुदुचेरी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। तो महाराष्ट्र की जो एक पारंपरिक साड़ी पोशाक है तो उसका नाम क्या है? तो देखिए पहला है बनारसी, उसके बाद सेकंड है नौवारी, थर्ड वाला ऑप्शन है कलमकारी, या ऑप्शन नंबर 4 है जामदानी। तो देखिए यहाँ पे कि जब एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी थी तो उस साड़ी पोशाक का नाम है नौवारी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष, या सेकेंड वाला ऑप्शन है कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, या थर्ड है कि लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष, मतलब लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, या लड़कियों के लिए 21 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में जो विवाह की न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। अब पौधों की पहचान में तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? यानी कि जो मधु कक्षा 3 में पढ़ती है, मधु
किस क्लास में पढ़ रही है? तो कक्षा 3 में पढ़ रही है। जाहिर सी बात है, जब वो कक्षा 3 में पढ़ रही है तो उसकी एज लगभग जो है 9 या 10 वर्ष की होगी। तो वो अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। अब पौधों की पहचान में तो निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अवलोकन है, सेकंड है तुलना है, थर्ड है अनुमान है, या ऑप्शन नंबर डी है निर्णयन है। तो देखिए यहाँ पे कि जब कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है तो पौधों की पहचान में अवलोकन प्रक्रियाएं शामिल है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिएगा यहाँ पे आपका ये अवलोकन एवं तुलना मतलब कि ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? तो पहला है कि वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ संवेगात्मक संबंध का विकास करना है। यह नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कि प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना है, या एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना है, या फोर्थ वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना है। तो यहाँ देखिए कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम प्रकृति में प्रकृति की सैर संचालित करने का जो उद्देश्य होना चाहिए तो वो होना चाहिए कि वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ संवेगात्मक संबंध का विकास करना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।